अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स को डिफ़ाइन करने से पहले थोड़ा कंसेप्ट पे बात करेंगे कि फ़्लक्स आखिर होता क्या चीज़ है और ये हम किस किस्म के क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, फ़्लक्स से पहले हम एक बात करेंगे कि हमारे पास दो किस्म के फील्ड्स होते हैं। एक होता है वेक्टर फील्ड, दूसरा होता है स्केलर फील्ड। तो फ्लक्स हमेशा के लिए जो है वो वेक्टर फील्ड के लिए ही डिफ़ाइन की जाती है, यानी एक ऐसा फील्ड जिसमें एक वेक्टर क्वांटिटी की हर पॉइंट पे एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो इस किस्म के फील्ड के लिए हम फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे। यानी फ्लक्स जो है, जो भी फ्लक्स हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर फ्लक्स हो, वाटर फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, ये हमेशा के लिए वेक्टर फील्ड के लिए ही डिफ़ाइन की जाती है, किसी स्केलर फील्ड के लिए डिफ़ाइन नहीं की जाती। ठीक है। स्केलर फील्ड फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है प्रेशर फील्ड। तो प्रेशर आपको पता है, प्रेशर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्शन इसके हम डिफ़ाइन नहीं करते। टेम्परेचर फील्ड, टेम्परेचर है, इसका मैग्नीट्यूड है, वैल्यू भी है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी एक स्केलर फील्ड है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो भी एक स्केलर फील्ड है। मतलब ये आप कभी नहीं सुनेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लक्स, नो, नेवर। ये आप कभी नहीं सुनेंगे कि टेम्परेचर फ्लक्स, नेवर। क्योंकि ये क्वांटिटीज़ जो है ये स्केलर्स हैं और इसके लिए जो फील्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्केलर फील्ड। तो फ्लक्स, ये बात नोट कीजिए कि फ्लक्स हमेशा के लिए वेक्टर फील्ड के लिए डिफ़ाइन की जाती है। और वेक्टर फील्ड को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? देखिए, द फील्ड इन विच ए वेक्टर क्वांटिटी हैज़ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ईच पॉइंट इन द फील्ड। हर पॉइंट पे फील्ड का जो भी पॉइंट आप ले लें तो उसी पॉइंट पे एक वेक्टर क्वांटिटी की अपना मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो ये हमारे पास देखिए अर्थ है, ये अर्थ है। तो जहाँ भी हम एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट आप लेते हैं, तो इसी पॉइंट पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है, जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसी पॉइंट पे देखिए जी का अपना कुछ वैल्यू भी है, जो कि नियर द अर्थ जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इसका डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड द सेंटर। इसी पॉइंट पे जी का अपना वैल्यू है और डायरेक्शन भी है। यहाँ पे जी का अपना वैल्यू है और डायरेक्शन भी है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है। बिल्कुल इसी ही तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें तो यहाँ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इधर ये इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे आपको पता है कि इस चार्ज की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे E। क्लियर है? इसी पॉइंट पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस पर ये फोर्स लगाए, मतलब इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अपनी वैल्यू भी है और इसके साथ ही डायरेक्शन भी। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा के लिए वेक्टर फील्ड के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लक्स का ये वेलोसिटी फील्ड जो है ये इधर है, ये इधर पढ़ेंगे, लेकिन पहला हम पढ़ते हैं कि फ्लक्स ऑफ द वेलोसिटी फील्ड क्या होता है। फ्लक्स के मीनिंग क्या है? मीन्स टू फ्लो। फ्लक्स का मतलब है टू फ्लो, ये ग्रीक वर्ड है, उसकी मीनिंग है टू फ्लो। अब फ्लो किस चीज़ की?
ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम फ्लक्स पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि फ्लक्स मीन्स टू फ्लो, मतलब फ्लो ऑफ मटेरियल और नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट, ये हमें नहीं पता। अब मैं बताता हूँ कि फ्लो में भी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट और नॉन मटेरियल या फील्ड ओनली। ये फ्लो जो है, फ्लक्स का तो मतलब है फ्लो, लेकिन ये फ्लो मटेरियल ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है और एक फील्ड का भी हो सकता है, नॉन मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी फील्ड इज़ द फ्लो ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। जब हम वेलोसिटी फील्ड की बात करेंगे, वेलोसिटी फील्ड, तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी किस चीज़ की होती है? मटेरियल ऑब्जेक्ट की। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब होगी जब मटेरियल फ्लो करेगा, मूव करेगा, ट्रेवल करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम वेलोसिटी फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। और एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं वाटर फ्लक्स। फ्लक्स मींस फ्लो। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज़ ये हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप में से ये ग्रीन जो है ये वाटर फ्लो कर रहा है एक वेलोसिटी v के साथ, ठीक है। ये हमने ये डैश जो लिया है, डैश डैश, ये डार्क एरिया, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर passing through this area in unit time is called water flux, volume rate flow, इसको हम बोलते हैं वाटर फ्लक्स। अब वाटर फ्लक्स जो है इसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे? वाटर फ्लक्स आपको पता है, वाटर फ्लक्स हमेशा के लिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा के लिए वेक्टर फील्ड, जो भी वेक्टर फील्ड हो, चाहे वेलोसिटी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, डॉट एरिया वेक्टर, जब भी आप बात करेंगे फ्लक्स की, तो फ्लक्स हमेशा के लिए, चूँकि मैंने बात की कि ये वेक्टर फील्ड के लिए डिफ़ाइन की जाती है, तो हम लिखेंगे वेक्टर फील्ड। और वेक्टर फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया वेक्टर जिस एरिया में से वो क्वांटिटी या फील्ड गुजर रहा हो तो उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम डॉट क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, वाटर फ्लक्स हो, वगैरह वगैरह, ये हमेशा के लिए स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पाई, और यहाँ पे लिखते हैं H2O। H2O का मतलब है वाटर फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वाटर फ्लक्स में वेक्टर फील्ड, हमारे पास कौन सा फील्ड है? वेलोसिटी फील्ड है ना, ये हम लेंगे वेलोसिटी फील्ड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह पड़ा हुआ है, तो ये इसका एरिया वेक्टर है। ये जो हमारे पास एरिया है इस तरह पड़ा हुआ है, इसका एरिया, किसी भी एरिया का हम एरिया वेक्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोर्ड है, वाइट बोर्ड, इस वाइट बोर्ड ये एक प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर ये है आपके तरफ, ठीक है। अगर हम किसी और एरिया के लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा हाथ है, ये एक प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर इस तरह है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चूँकि वर्टिकल है, तो ये जो रेड एरो है ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। तो हमेशा के लिए जब भी आप लेंगे वेलोसिटी फील्ड यानी वेक्टर फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, जिस एरिया में से वेक्टर फील्ड गुजर रहा हो, तो एरिया वेक्टर ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी फील्ड यानी वेक्टर फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो मतलब है VA cos थीटा, ठीक है। और थीटा हमारे पास कितना है इधर? 0 डिग्री। तो cos 0 1 के बराबर है, तो VA। ये है हमारे पास वाटर फ्लक्स, और VA आपको पता है इधर
वाटर फ्लक्स का V हमारे पास हम V ये एक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लास फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। क्लियर हुई बात। अब ये जो मैंने पहले डिफाइन की कि वॉल्यूम रेट फ्लो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग थ्रू दिस एरिया इन यूनिट टाइम, ये इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं H2O इज इक्वल टू, ये हमारे पास वेलोसिटी है यानी मीटर पर सेकंड, और एरिया हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्यूब पर सेकंड मीन्स वॉल्यूम बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। क्लियर हुई बात। अब आते हैं बेसिक टॉपिक की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जिस तरह हमने डिफाइन की, एक वेक्टर फील्ड इस एरिया में से गुजर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये इस फील्ड का फ्लक्स है, वेलोसिटी फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसी ही तरह, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एक मैटर है, वाटर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कुछ भी चीज़ मूव नहीं करता सिवाय इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सपोज़ हमारे पास, तो ये हम कैसे डिफाइन किया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे हम ये इस तरह डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस एरिया से, ये एरिया वर्टिकली पड़ा हुआ है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल ई इसके साथ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे हमने फ्लक्स पहले देखिए, वही ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या डेफिनेशन, वेक्टर फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल फार्मूला है फॉर एनी फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम पाई यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक के लिए हम इधर ई लिखते हैं, जहाँ जिस तरह हमने H2O लिखा था। क्लियर। यहाँ पे वेक्टर फील्ड हमारे पास कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, इस एरिया का जो वेक्टर है, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन यानी ये रेड वेक्टर, ये हमारे पास एरिया का वेक्टर है। ये एरिया इस तरह पड़ा हुआ है वर्टिकली, फील्ड लाइंस इससे पास हो रहे हैं, तो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास आ जाता है पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, लेकिन एंगल हमारे पास इन दिस सिचुएशन हमारे पास एंगल है 0, तो ई ए। क्लियर हुई बात। तो इसका यूनिट क्या है, व्हाट इज इट्स यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है हमारे पास है ई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये है एरिया। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट है। क्लियर हुई बात, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरह ये इसका यूनिट है। और
हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम। न्यूटन मीटर हमारे पास इक्वल है, न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू जॉल, ठीक है। तो जॉल मीटर बाय कूलम, और ये नोट कीजिएगा कि जॉल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो वोल्ट मीटर हमारे पास इसका यूनिट है। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस तरह फ्लक्स हमारे पास डिपेंड कौन कौन सी बातों पे कर रही है। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या ज़ीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये डिपेंड 3 बातों पे कर रहा है। उन 3 बातों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी हमारे पास ज़ीरो, कभी मैक्सिमम, कभी नेगेटिव, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? एफ ओ थीटा इज़ 0 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और एरिया भी इस तरह है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए काज 0 डिग्री का 0 हमारे पास इक्वल है 1 का। तो पाई इज इक्वल टू ई ए। ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स है। क्लियर हुई बात? ये तो प्लेन की बात हो रही। अब हमारे पास जो ज़ीरो फ्लक्स है वो क्या है, या नेगेटिव फ्लक्स। ज़ीरो फ्लक्स ज़ीरो कब होगा? अगर एरिया फॉर एग्जांपल इस तरह पड़ा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह है, एरिया वेक्टर इस तरह है, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एंगल यहाँ पे 90 है। तो कोई भी फील्ड लाइन जो है इस एरिया में से नहीं गुजर रहा, तो एफ थीटा इज़ 90 डिग्री, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए काज 90, और काज 90 0 के इक्वल है। तो पाई इज इक्वल टू 0, पाई ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव फ्लक्स कब होगा? एफ थीटा इज 180 डिग्री। नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव फ्लक्स मतलब नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स। अगर एंगल एरिया को हम फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एरिया है, ये इसका एरिया वेक्टर ए है। हमने एरिया को इस तरह रोटेट कर दिया, इस तरह। तो जब एरिया को हमने रोटेट किया इस तरह, तो अब ये एरिया वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ये ए है, एंगल कितना है 180 डिग्री। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स है पाई ई इज इक्वल टू ई ए काज 180 डिग्री। काज 180 -1 के बराबर है, तो पाई ई इज इक्वल टू माइनस ई ए, ठीक है। फॉर आर्बिट्ररी एंगल थीटा के ये सपोज हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इस तरह आ जाएगा, इस तरह। ये हमारे पास एरिया, ठीक है। अब इस एरिया चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के हम कंपोनेंट बना सकते हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट ये होगा, ज़रा देखिए आप, ये इस तरह होगा,
ये कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट बना, ठीक है, और एक और कंपोनेंट बनता है, ये है हमारे पास दूसरा कंपोनेंट। ये एरिया जो है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हुई। एक कंपोनेंट हमारे पास ये है, ये कंपोनेंट है, ये रेड। अब ये रेड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कौन सा एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर है, तो ये है हमारे पास, देखो ये वर्टिकल एरिया जो है ये, इसका नाम हम रखते हैं AX, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इस एरिया का कंपोनेंट है वो ये कंपोनेंट हमारे पास है कि ये कंपोनेंट ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो है हमारे पास इसी डायरेक्शन में AY, ठीक है। तो जिस तरह हम वेक्टर्स को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है AX इज इक्वल टू A cos थीटा, और ये है हमारे पास A sin थीटा। लेकिन अब ये देखो हमारा काम है, हमारा जो बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस एरिया में से ज़्यादा गुजर रही हैं। तो ये जो रेड वाला एरिया है, जो इस मेन एरिया का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमारे पास इफेक्टिव एरिया है। क्लियर है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एरिया में से गुजर रहे हैं, और ये जो इस तरह पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। इस वेक्टर को आप ना देखिए, जब एरिया हॉरिजॉन्टल हो तो इसका वेक्टर एरिया वेक्टर जो है वो वर्टिकल होगा। यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एरिया है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल है। क्लियर। अब देखो हमारे पास जो इफेक्टिव एरिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ये हमारे पास इफेक्टिव एरिया है, तो हम हमेशा के लिए इफेक्टिव एरिया ही लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड टू इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एरिया, वो ये है हमारे पास, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि E डॉट इफेक्टिव एरिया AX, ठीक है, AX। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड और AX, ये देखो ये और ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि EAX cos 0 डिग्री, cos 0 हमारे पास क्या है 1 है, तो AX किस चीज़ के बराबर है, A cos थीटा के, तो EA cos थीटा मतलब AX इज इक्वल टू A cos थीटा। तो फॉर एनी आर्बिट्ररी एंगल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू EA cos थीटा। क्लियर हुई बात। इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड जो डिपेंडेंस है, पाई E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये एरिया पे डिपेंड करता है। जितना एरिया बड़ा हो, ज़्यादा हो, तो उतना उस एरिया में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे। नंबर तीसरी जो बात है वो है पाई E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। cos थीटा के लिए हम इस तरह ओरिएंटेशन भी लिखते हैं। ओरिएंटेशन मीन्स, ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ओरिएंटेशन का मतलब है कि याद रखिएगा एरिया को थोड़ा सा टिल्ट करना, परपेंडिकुलर करना, पैरेलल करना, इसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं।
तो पाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कास थीटा। और एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि पाई की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, पाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कास थीटा। तो याद रखिएगा कि कास की वैल्यू तब इंक्रीज़ होगी, कास थीटा तब इंक्रीज़ होगा जब थीटा हमारे पास डिक्रीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कास की ज़ीरो के लिए, मतलब एंगल की ज़ीरो वैल्यू के लिए कास सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है। तो अगर एंगल को हम कम कर दें तो कास की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब कास की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ एंगल के टर्म में से लिखना चाहेंगे तो पाई ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। इसका मतलब है कि एंगल को डिक्रीज़ करने से फ्लक्स इंक्रीज़ हो।